हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। इससे पहले वाले लेक्चर में ना मैं आपको रेसिमिक मिक्सचर के बारे में समझा चुका था कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। कि कॉन्फ़िगरेशन जो दो टाइप के प्राप्त होते हैं, जैसे आपका रिटेंशन हुआ यहाँ पर और इन्वर्जन हुआ, तो उसका जो मिक्सचर होता है एक्चुअली में रेसिमिक मिश्रण का मतलब होता है 50% डी और 50% एल। ठीक है, लेकिन वो डी और एल क्या होता है वो तो मैं आपको जब स्टीरियो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर बस मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में बुक्स में जो लिखा होता है कि वो 50% ये बनेगा 50% ये बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 49% बनता है। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया था कि जब सीएल यहाँ से निकलेगा तो उसके बाद दोबारा अटैक करने के चांस भी तो होंगे। भाई ये पॉजिटिव यहाँ आ रहा है तो ये भी तो नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव भी दोबारा यहाँ अटैक क्यों कर, OH नेगेटिव भी अटैक क्यों करे, ये भी तो कर सकता है दोबारा अटैक। कहीं ना कहीं ये भी तो कोशिश करेगा फिर से बॉन्ड बनाने की। ठीक है, और अगर ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो समझ रहे हो ना, OH और इसके बीच रिपल्सन तो होगा। तो रिपल्सन, हालांकि इतना ज्यादा चांस नहीं है दोबारा बॉन्ड बनने का, लेकिन रिपल्सन तो होगा थोड़ा बहुत, जिसके कारण धारण कम बनता है, प्रतिपन थोड़ा सा ज्यादा बनता है यहाँ पे परसेंट में। ठीक है, अब सबसे मेजर पॉइंट ये है कि आणिकता तो मैंने समझा दी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, आपका स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, एक ही जो आपका मॉलिक्यूल है या एक ही टाइप का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जो कंसंट्रेशन चेंज होती है ना रिएक्टेंट की, वो आपकी ऑर्डर भी होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगी, देखो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैं पूछूं आपसे कि इस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, तो आप यहां से देखो, पहला स्टेप जरूरी है बस इसके लिए, फास्ट स्टेप से आपको लेना देना नहीं है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखनी है तो हम लिख सकते हैं, देखो यहां पर जो अभिक्रिया की दर है ना, अभिक्रिया की जो दर है ना वो किस पर डिपेंड करे, आप खुद देखो। अभिक्रिया की जो दर है या अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। देखो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप ही आपका जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ पे। अब जो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस स्लो स्टेप में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एल्किल हैलाइड। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट की कंप्लीट रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। तो अभिक्रिया की जो दर है या अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, है कि नहीं है। और अगर ये रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, तो कंसंट्रेशन की पावर जो होती है ना वो आपकी क्या होती है, ऑर्डर होती है। अगर आपको याद हो 11th क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का रिएक्टेंट तो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसी की कंसंट्रेशन तो चेंज हुई होगी ना। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ना स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड पर। तो एक ही टाइप के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हुई, इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन मॉलिक्यूलरिटी तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें बात करनी है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट के बेस पर हम देखेंगे कि इस अभिक्रिया में कौन सा सबस्ट्रेट हम ले कि रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो क्रियाशीलता की अगर मैं बात करूं कि इस अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, कौन सा सबस्ट्रेट होगा, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं। देखो ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर क्यों हुई, क्योंकि OH नेगेटिव ने यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने फर्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं किया। और फर्स्ट स्टेप में उसने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, इसके आपके पास दो रीजन थे। पहला रीजन था कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, जिसके कारण Cl ना OH के अटैक से पहले टूट करके बाहर निकल गया और एक इंटरमीडिएट बना। अब देखो इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए पहली बात, तभी तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। और इंटरमीडिएट स्टेबल है बिल्कुल, कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ लिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ये तो ध्यान है आपको। तो एक तो कार्बोकैटायन का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, और दूसरा यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों ने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाया। जब इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाया, उसी के बाद तो Cl यहाँ से निकला, और Cl निकला तब जाकर के यहाँ पर जो कार्बोधनायन बना, ये इन 3 CH3 के कारण स्टेबल भी हो गया। तो दोनों रीजन में हम कह सकते हैं कि अगर हमें SN1 रिएक्शन चाहिए तो हमें ऐसा सबस्ट्रेट चाहिए जो इस सेंटर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता हो और कार्बोकैटायन को स्टेबल करता हो।
तभी जाकर के वो SN1 रिएक्शन देगा और OH नेगेटिव फर्स्ट स्टेप में नहीं आ पाएगा। तो अब आप क्लियर समझ चुके हो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होने वाला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है टर्सरी एल्किल हैलाइड। फिर कौन होगा, फिर होगा सेकेंडरी, क्योंकि भाई टर्सरी के बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही तो ज्यादा स्टेबल होता है। और फिर कौन होगा, फिर होगा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी से कम स्टेबल होता है। आप ये देखना कि जिनका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है वो वाले एल्किल हैलाइड यहाँ पर क्या करने वाले हैं, SN1 रिएक्शन को फास्ट देने वाले हैं। यानी कि सबसे वीक यहाँ पर जो देगा, सबसे वीक रिएक्शन जो देगा वो ये देगा CH3X, क्योंकि इस पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना ज्यादा सक्षम नहीं है। समझ में आ रही बात। तो एक बात तो समझ गए। अब क्रियाशीलता सबस्ट्रेट की तो ये होगी। अगर मैं कहूं कार्बन और X के बॉन्ड के बेस पर मैं क्रियाशीलता देखूं कि C और X के बीच का जो बॉन्ड है वो जल्दी कब ब्रेक होता है। देखो C और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक कब जल्दी होगा, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखो C और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक तब होगा जिस बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है, वो बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो, समझ में आ रही बात। बंध की लंबाई जितनी ज्यादा होती है, बंध की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाती है। अब हमें यह देखना है कि अगर आपका R ग्रुप सेम है, अगर R ग्रुप सेम है तो उसके साथ I लगा है, Br लगा है, Cl लगा है और ना आपका फ्लोरीन लगा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मतलब CH3 का होल थ्राइस C जो है और यहाँ पर Cl ना होता, Br होता, I होता या F होता, तो सबसे फास्ट रिएक्शन किस में आती, तो सबसे फास्ट रिएक्शन इसमें आती। क्यों, क्योंकि देखो इनकी बात ये तो पूरा का पूरा सेम है। अब इस कार्बन के साथ I जुड़ेगा तो I का साइज बड़ा होगा ना इन सबसे, और साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। अब फाइनली मैं कहूं कि क्या ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल पे निर्भर करती है या नहीं करती। अगर न्यूक्लियोफाइल का मैं यहाँ पर अटैक देखूं कि अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को चेंज करता रहूं, न्यूक्लियोफाइल को चेंज करूं मतलब बेस को चेंज करूं, माना कि मैंने ना NaOH लगा दिया, KOH रख दिया और एक ना मैंने आपका H2 रख दिया, ठीक है। अच्छा KOH तो चलो प्रबल क्षार है, NaOH भी प्रबल क्षार है, एक ना मैं दुर्बल क्षार रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, NH4OH, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से फास्ट रिएक्शन कौन देगा यहाँ पर। तो अगर आपको लग रहा हो कि सर NaOH प्रबल क्षार है और NaOH देगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो, क्योंकि बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का तो कोई अटैक ही नहीं हुआ। तो जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है और पूरी की पूरी रिएक्शन किसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है, मैंने आपको पहले बताया, पूरी की पूरी रिएक्शन किसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है, पूरी की पूरी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है। तो फर्क नहीं पड़ता आप इनमें से कौन सा क्षार ले रहे हो या इनका कौन सा न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे हो, यानी कि NaOH वाला OH ले रहे हो या NH4 वाला OH ले रहे हो या H2 वाला OH ले रहे हो। और ये भी निर्भर नहीं करता है कि आपने NaOH की कंसंट्रेशन कितनी रखी है, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन पर तो ये रिएक्शन निर्भर कर ही नहीं रही है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में तो OH आया ही नहीं है। तो यहां से बात खत्म हुई ना आपकी कि बेस जो है या जो हमने यहां पर क्या लिया न्यूक्लियोफाइल लिया, वो यहां पर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा सोलो स्टेप पे, तो इसकी कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी कंसंट्रेशन आप कोई भी ले लो, ये रिएक्शन को कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो यहां पर ना सबस्ट्रेट इफेक्ट करेगा और कार्बन और X के बीच का बॉन्ड इफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा रिएक्शन को, ठीक है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने इसकी बता दी है, रिएक्टिविटी मैंने इस रिएक्शन की बता दी है और मोलिकुलरिटी भी समझा दी आपको, और पूरी की पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म भी समझा दी है। तो ये SN1 रिएक्शन के बारे में मैंने क्लियर बता दिया आपको, जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करने वाला हूं SN2 रिएक्शन की। SN2 का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब ना हम बात करेंगे द्विआण्विक की, SN2। तो द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली इसमें देख लो, हम ये ले सकते हैं
CH3 X में, चलो Cl ले लेता हूँ, Cl ही ले लो, Cl ले लेता हूँ। यहाँ पर ये ना OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ से Cl निकलेगा, OH यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3OH और यहाँ आपका निकल जाएगा X पर कौन सा चार्ज है, X कौन सा है, Cl है, तो ये निकल जाएगा Cl नेगेटिव। देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये तो आप अच्छे से जानते हो, इसके बारे में तो मैं बताऊंगा नहीं। अब ये SN2 क्यों है, 2 क्यों है, SN तो है, 2 क्यों है, द्विआण्विक क्यों है, बायमोलिकुलर क्यों है, तो बायमोलिकुलर क्यों है इसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है अच्छे से। तो मैं ना इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम इसकी मैकेनिज्म देखने जाते हैं तो यहां पर क्या था कि C पर आपके 3 तो H लगे हुए और एक ना आपका Cl लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 3 तो H लगे हुए और एक यहाँ पर ना आपका Cl लगा हुआ है। अब होता क्या एक्चुअली में कि इस कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आपका डाइपोल नेचर का होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है हमें, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ानी है तो इस हाइड्रोजन को ना इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आप अच्छे से जानते हो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, कहां से डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनर अगर ये ग्रुप नहीं है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, आप अच्छे से जानते हो। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है नहीं। और अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो क्या इस कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा, आप कहोगे सर नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, मैं टूट ही नहीं सकता। जब ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो अब मजबूरन क्या होता है, OH नेगेटिव आयन जो आपका ना यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल ना अटैक कर देता है यहाँ इस कार्बन पर। अब ये अटैक कहां से करेगा, ये बात जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो अटैक ये कहां से करेगा, अटैक ये सामने से तो नहीं कर सकता है, मतलब फ्रंट से नहीं करेगा, जहां पर Cl जुड़ा हुआ वहां से ये अटैक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि Cl पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, तो ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है। जब ये टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में तो टूटेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। सामने से अगर ये अटैक करता है तो सामने से अटैक करने पर नेगेटिव नेगेटिव क्या पाया जाता है, रिपल्सन पाया जाता है। तो यहां पर आप समझ जाओ कि फ्रंट से तो ये अटैक नहीं करने वाला है। अगर ये फ्रंट से अटैक नहीं कर रहा है तो कहां से करेगा, ये यहां से करेगा, बिहाइंड द प्लेन से अटैक करेगा। फ्रंट ऑफ द प्लेन से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन है, इसीलिए बिहाइंड द प्लेन से क्या करता है, अटैक करता है। और बिहाइंड द प्लेन से जब अटैक करता है तो ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये वाला, इसी स्टेप को हम कहते हैं स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में हमें एक चीज दिखती है, जब OH ना यहां आता है और इस कार्बन पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करे। देखो OH का नेचर क्या है, OH का नेचर है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेगा कार्बन पर, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप खुद बताओ। भाई ये H तो नहीं बढ़ा पा रहे थे लेकिन ये OH तो बढ़ाएगा, और जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ से Cl इस बॉन्ड को तोड़ना शुरू करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था बनती है। इस संक्रमण अवस्था में कुछ इस प्रकार से होता है कि OH ना बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और ये 3 CH, ये 3 H तो ऐसे लगे हुए हैं, और X ना, X मतलब जो Cl है, ये Cl ना यहां से बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है। तो एक इस प्रकार की स्टेट आ जाती है, इस स्टेट को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं इसको, संक्रमण अवस्था कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो आप कहोगे ऐसी अवस्था जहां पर बंध निर्माण, देखो ये बंध फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, OH और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कार्बन और Cl के बीच क्या हो रहा है, बंध टूट रहा है। तो जहां पर बंध निर्माण और बंध वियोजन एक साथ पाया जाता हो, जहां पर बंध निर्माण और बंध वियोजन एक साथ पाया जाता हो, ऐसी अवस्था को हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था की जो एनर्जी होती है ना, पूरे के पूरे रिएक्शन टाइम में अगर हम देखें तो ये जो संक्रमण अवस्था है, ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाली, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है, देखिए हाई एनर्जी वाली स्टेट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आया, क्या कहा मैंने, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई ग्रुप जुड़ा ही नहीं था, इसलिए कार्बन और Cl का बॉन्ड नहीं टूट पाया, तो OH को अटैक करना पड़ा।
अब OH सामने से तो अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा ना, तो इसीलिए बिहाइंड द प्लेन अटैक कर देता है। और जब ये बिहाइंड द प्लेन अटैक करता है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, तो ये तो बॉन्ड बनाना शुरू करेगा और ये बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देगा। तो बंध वियोजन और बंध निर्माण एक साथ पाया जाता है, ऐसी अवस्था को हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फाइनली क्या होगा, Cl तो यहां से निकल जाएगा, OH आ जाएगा। अब OH ने कहां से अटैक किया था, आप खुद देखो, जहां से Cl निकला ना उसके विपरीत दिशा से अटैक किया था, इसका मतलब यहां पर इन्वर्जन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक H यहां रहेगा, दूसरा H यहां रहेगा, और जो OH है ना वो बिहाइंड द प्लेन आया कि नहीं आया। तो मैं कहता हूं इसको इन्वर्जन कहूंगा कि नहीं कहूंगा, आप सब जानते हो, क्योंकि इन्वर्जन हो चुका है विन्यास का, और विन्यास का इन्वर्जन जो यहां पर होता है उस इन्वर्जन को हम कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिपन्न। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि SN1 और SN2 जो रिएक्शन है वो कहां पर डिफर हो जाती है, समझ में आ रही बात। SN1 के लिए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का बढ़ना जरूरी है, और SN2 के लिए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का घटना जरूरी है। ठीक आ रही ना बात समझ में। यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी कम होगी उतनी जल्दी OH अटैक करेगा, वहां पर जितनी ज्यादा होगी उतना देर में OH अटैक करेगा। क्लियर है। तो यहां पर स्लो स्टेप में जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, वहां पर कितने टाइप के रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, 2 टाइप के, एल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो मैं कह सकता हूं 2 टाइप के अणुओं ने यहां पे पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, द्विआण्विक। ठीक है, द्विआण्विक। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पूछूं तो स्लो स्टेप में 2 ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए सेकंड ऑर्डर है। तो आप लिख सकते हो ना, अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी कंसंट्रेशन के, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन एज वेल एज OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। दैट्स व्हाई ऑर्डर जो आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, कैसे देखो, हम ऐसे लिखेंगे। अगर आपको ऑर्डर दिखाना है रिएक्शन का तो हम ऑर्डर कैसे दिखा सकते हैं, आप खुद देखो। ऑर्डर हम दिखा सकते हैं ऐसे, भाई देखो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, इस समय जो अभिक्रिया का वेग डिपेंड कर रहा है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों ने पार्टिसिपेट किया ना, तो अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम OH नेगेटिव कह रहे हैं। तो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का, ऑर्डर आपका हो जाएगा सेकंड, और आणविकता तो 2 है ही, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब मैं आपसे पूछूं ना कि SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी में सबस्ट्रेट कौन सा हम ले कि SN2 रिएक्शन ना आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, तो सबस्ट्रेट उल्टा लेना है। यहाँ पर क्या करना है, 0 डिग्री को पहले लेना है कि CH3X को पहले लेंगे हम। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना CH3X में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। अब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि ये 3 CH3 ग्रुप होते सपोज करो, तो क्या ये SN2 रिएक्शन देते, नहीं दे पाते। पहली कंडीशन, OH इन CH3 से रिपल्सन भी दर्शाता। भाई अगर मैं OH को यहाँ पर तीनों CH3 लिख दूं और OH को बैक ऑफ द प्लेन अटैक करवाना भी चाहूं, तो ये CH3 बड़े ग्रुप हैं, त्रिविम बाधा प्रभाव लगेगा ना, तो OH को ये रिपेल करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि कार्बन पर आपकी पहले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है, और अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आ रही बात, तो ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकता है, OH नेगेटिव अटैक कर सकता है। इसको मैं क्लियरली समझाता हूँ। देखो इस सबस्ट्रेट में और उस सबस्ट्रेट में कितना डिफरेंस है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपका ना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको 2 चीजें समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो हर बात ना एक साथ नहीं समझाई जा सकती है कि नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता है समझाने में। ये वाला सबस्ट्रेट ले लेता हूं मैं, ठीक है, जहां पर ना 3 CH3 ग्रुप है। अभी देखो अगर मैं कहूं यहां पर ना OH बैक ऑफ द प्लेन अटैक करने वाला है इस कार्बन पर बैक ऑफ द प्लेन से, तो ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो इन दोनों के बीच ना कोई त्रिविम बाधा प्रभाव नहीं लगेगा। मतलब ये 3H ना इस पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगाएंगे, OH आराम से आ सकता है। यहां पर माना कि OH बिहाइंड द प्लेन से आना भी चाहे तो क्या आ सकता है, नहीं आ सकता भाई, ये बड़े ग्रुप है और ये तीनों इतने बड़े ग्रुप है कि ये त्रिविम बाधा लगाएंगे।
यानी कि OH को यहाँ आने नहीं देंगे। आपको ऐसे सिंपल में तो ये ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन मैं अगर इसको CH3 लिखने लग जाऊंगा ना तो ये कुछ इस प्रकार से ग्रुप होता है। फिर इसके 3 H होंगे, फिर इसके 3 H होंगे। तो एक बात देखो ना, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा रीजन ही ब्लॉक है। तो यहां से तो ये अटैक कर नहीं सकता और सामने से तो हिम्मत ही नहीं होगी। तो OH ना इस सबस्ट्रेट पर पहले अटैक नहीं कर सकता है, इसलिए पहले ना C और Cl के बीच का बॉन्ड टूटना जरूरी है, और वो टूटता भी है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है, तोड़ भी देते हैं। यहां पर ना ये अटैक भी कर सकता है, और उससे पहली बात ये दोनों आपस में बॉन्ड तोड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी हैवी तो नहीं। समझ रहे हो बात को? तो इस सबस्ट्रेट में और इस सबस्ट्रेट में इतना डिफरेंस है, इसलिए ये SN1 को फेवर करता है, क्योंकि 1 तभी हो सकता है, यानी कि यूनिमोलिकुलर ये तभी हो सकता है जब स्लो स्टेप में ये नहीं आए। और स्लो स्टेप में ये कब नहीं आएगा? जब या तो ये यहां अटैक नहीं कर पा रहा हो, या तो C और Cl के बीच का बॉन्ड जल्दी टूट जा रहा हो, और दोनों कंडीशन यहाँ पे फिल्ड हो रही है इस सबस्ट्रेट के साथ, इसलिए ये SN1 प्रीफर करता है। यहां SN2 प्रीफर क्यों कर रहा है? देखो SN2 होने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। OH ना यहां अटैक करता है और इन दोनों के बीच का बॉन्ड पहले टूटता ना हो, और ये बिल्कुल दोनों चीजें फील्ड कर रहा है। इन दोनों के बीच का बॉन्ड नहीं टूट सकता है, और OH आराम से यहां अटैक भी कर सकता है। समझ रहे हो? तो SN2 में ये फेवर करता है और SN1 को ये फेवर करता है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दूं, बहुत टाइम पे ना रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पूछ लेता है एग्जामिनर, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है सबस्ट्रेट का। तो अगर मैं अब क्रियाशीलता देखूं, रिएक्टिविटी देखूं कि कौन सा सबस्ट्रेट मोर रिएक्टिव है SN2 रिएक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका CH3X, फिर हो जाएगा CH3CH2X, फिर हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CHX, और सबसे कम होगा CH3 का होल थ्राइस CX। ये SN1 फेवर करता है, ये SN2 फेवर करता है। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर मैं CX बॉन्ड की प्रकृति के बेस पे कहूं कि रिएक्टिव कौन होगा, तो CX बॉन्ड की प्रकृति तो सेम होनी चाहिए ना भाई, बॉन्ड टूटना ही है फाइनली, चाहे OH अटैक करे पहले या ना करे। CX के बीच का बॉन्ड तो तोड़ना जरूरी है ना, सब्स्टिट्यूशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए CX के बीच का बॉन्ड तो टूटना जरूरी है। तो बॉन्ड कब टूटता है आसानी से? जब आयोडीन कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ना SN2 के लिए भी वही होगा जो SN1 के लिए, CX बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर, ठीक है? वहां पे कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर कहूं कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन यहां पर माइंड करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल माइंड करेगी, यहां पर इफेक्ट करेगी रिएक्शन को। हालांकि ये चीज आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। माने कि मैंने ना पहले टाइम में NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी है और दूसरे टाइम में ना NaOH की कंसंट्रेशन कम रखी है, तो रिएक्शन फास्ट कहां पर होगी? जहां पर मैंने NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा रखी हो। समझ में आ रही बात? माना कि इसकी कंसंट्रेशन ना 5 ग्राम पर 100 ml है NaOH की, और यहां पर ना 2 ग्राम पर 100 ml है, ठीक है? 2 अलग अलग रिएक्शन दे दूं मैं, एक में NaOH की कंसंट्रेशन 5 ग्राम पर 100 ml और एक में 2 ग्राम पर 100 ml दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ना फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, तो आप समझ जाओ ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी SN2, तभी तो ये 2 बनी है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से ना हम SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।